नमस्कार। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति कविता का दूसरा पद्य पढ़ रहे हैं। कल हमने पहला पद्य पढ़ा था और आज हम दूसरा पद्य पढ़ रहे हैं। पहले पद्य में हमने अच्छे से उसको पढ़ा और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी अच्छे से देखा। अब हम दूसरा पद्य पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज। कवि की पुत्री का नाम क्या है? कवि की पुत्री का नाम क्या है? सरोज। तो कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के, अब यहाँ लिखने की जगह भी कमी है तो अपन ऐसा करते हैं, मैं बोल देता हूँ या फिर यहाँ लिख देता हूँ। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, सरोज, मैंने अपनी कविता में मैंने अपनी कविता में, ये तो अपन को याद रखना है। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के, कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के जो निराकार, जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, ये आ जाएगा नंबर 2 पे। जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, पहली हमें याद रखना है। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के जो निराकार, जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, फिर लिखा रहा है श्रृंगार रहा, इसको ले लेते हैं 3 नंबर पे। उन्हें मैं आज तुम्हारी सौंदर्य में देख रहा हूं। उन्हें मैं आज तुम्हारी सौंदर्य में देख रहा हूं। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, श्रृंगार रहा, उन्हें मैं आज तुम्हारी सौंदर्य में देख रहा हूं। ठीक है, फिर यहां से लेंगे कविता में, इसको ले लेते हैं 4 नंबर पे। कविता क्या, काव्य ले लेते हैं, काव्य बोले। कविता में मतलब काव्य में, काव्य में रस यानी रस की, 5 नंबर पे इसको ले लेते हैं। रस की
काव्य में रस की धार, धार यानी धारा, काव्य में रस की धारा, 6 नंबर पे आ जाएगा धारा उच्छ्वसित छिपी रहकर भी झलकती रहती है, झलकती रहती है। ये आ जाएगा नंबर 7 पर। तो इस पूरी लाइन का अर्थ निकलेगा, काव्य में रस की धारा छिपी रहकर भी झलकती रहती है, काव्य में रस की धारा छिपी रहकर भी झलकती रहती है। फिर अगली लाइन लेंगे तीसरी, और इस तीसरी लाइन को पढ़ने से पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं आपको 8 नंबर पर इसे याद रखना, जिस गीत को मैंने स्वर्गीय, अपनी स्वर्गीय, इसको 9 नंबर पे याद रखना है, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिया, प्रिया यानी पत्नी के प्रिया संग, इसको 10 पे याद रखना है, पत्नी के साथ, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, गाया था, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, तो ये आ जाएगा नंबर 11 पर, गाया था। ठीक है, अब हमें ये लाइन छोड़ करके यहां आना है, यहां आना है, और यहां लिखा रहा है वही। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं 12 नंबर पर, वही तुम्हारे, वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में, वही, तो वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति रूप, रति के रूप में, यहां ले लेते हैं नंबर 13, रति के रूप में वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्राप्त कर रहा, इस पे ले लेते हैं नंबर 14, प्रकट हो रहा ही, प्रकट हो रहा है, वही तुम्हारी सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अगर हम इस लाइन को ले तो इसमें हम आपको एक लाइन और याद रखनी है, मैं बता देता हूं, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वही मानो आज मेरे मन में, ये लाइन आपको याद रखनी है, वही मानो आज मेरे मन में प्रेम राग का संचार कर रही है, वही मानो आज
मेरे मन में प्रेम राग का संचार कर रही है। ठीक है, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वही मानो आज मेरे मन में प्रेम राग का संचार कर रही है। अब यहां लिखा रहा वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। ठीक है, काव्य की उच्छ्वसित धारा जो मेरे प्राणों में प्रेम राग का संचार कर रही है। काव्य की उच्छ्वसित धारा जो मेरे प्राणों में, 15 नंबर आएगा ना इस पे, 15 आएगा, जो मेरे प्राणों में राग रंग, इस पे आ जाएगा 16, प्रेम राग का इस पे आ जाएगा 17, संचार कर रही हैं। अब मैं आपको ये पूरा एक बार समझा देता हूं, फिर उसके बाद उधर चले जाएंगे। पहले इसको समझ लेते हैं पूरे को, शायद एक लाइन और रह गई, इसको भी ले लेते हैं। 16 तक पहुंच गया, 17 पे लिखेंगे वही रूप रस, इसमें नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा 18 है क्या? सॉरी 18, वही रूप रस आकाश में, इसको डाल देते 19, आकाश में बदलकर इसको डाल देते 20, वही रूप रस आकाश में बदलकर बना मही, इसको डाल देते 20, पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। वही रूप रस पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। ठीक है, अब हम ये पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद इधर आएंगे। पहले पूरा ऊपर से देखिएगा। हमें सबसे पहले एक लाइन याद रखनी है, नंबर 1 पे मैंने उसको डाला भी है। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के, 2 नंबर पे यहाँ आ जाएंगे, जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, श्रृंगार रहा, उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ। फिर उसके बाद नंबर 4 पे जाएंगे, काव्य में रस की धारा जो छिपी रहकर भी झलकती रहती है, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वही मानो आज मेरे मन में प्रेम राग का संचार कर रहा है। वही मानो आज मेरे मन में
प्रेम राग का संचार कर रहा है। ठीक है, और यहां आ जाएंगे, वही तुम्हारे, वही लिखा रहा है, वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। प्रेम की उच्छ्वसित धारा, ये आपको याद रखना है, प्रेम की उच्छ्वसित धारा जो मेरे प्राणों में प्रेम राग का संचार कर रही है। प्रेम की उच्छ्वसित धारा मानो आज भी मेरे प्राणों में, जो मेरे प्राणों में प्रेम राग का संचार कर रही है, वही रूप रस आकाश में बदलकर पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। वही रूप रस आकाश में बदलकर पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। इसके बाद हम इस पैराग्राफ पे जाएंगे, इसको देखते हैं। हे पुत्री, यहां लिख देता हूं मैं, हे पुत्री, यहां कितने नंबर तक हो गया? 20 तक हो गया ना, तो 21 पे हम डाल लेंगे, हे पुत्री ब्याह हो गया, ब्याह लिखा रहा ना, इसको डाल देते 22। तेरा विवाह संपन्न हो गया, हे पुत्री तेरा विवाह संपन्न हो गया। हे पुत्री तेरा विवाह संपन्न हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां सीधा हमें यहां आके पढ़ना इस जगह। ठीक है, इस पे डालेंगे 23। तेरे विवाह में तेरे विवाह में, विवाह राग, तेरे विवाह में कोई, तेरे विवाह में कोई, इस पे डाल देंगे 24, कोई आत्मीय स्वजन, आत्मीय स्वजन का मतलब होता है रिश्तेदार। क्या होता है? रिश्तेदार। तेरे विवाह में कोई, तेरे विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं थी, नहीं आया था, इसको डाल देते 26, नहीं आया था। तेरे विवाह में कोई रिश्तेदार नहीं आया था। अब क्यों नहीं आया था सुनना, क्योंकि क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण, इसको डाल देते 27, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं, न का मतलब नहीं, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं था भेजा गया, भेजा था हमने, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था, हमने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था। अब आगे चलते हैं। अब हमें एक लाइन यहां लिखनी, तेरा विवाह साधारण रूप से संपन्न हुआ,
तेरा विवाह साधारण रूप से संपन्न हुआ, तेरा विवाह साधारण रूप से संपन्न हुआ, इसको ले लेते हैं 29 पे, ठीक है। तेरा विवाह साधारण रूप से संपन्न हुआ, बर रहा न घर, बर रहा न घर, बर रहा न घर, घर में क्या नहीं हुई थी, शाबाश, घर में रौनक नहीं हुई थी, घर में रौनक नहीं हुई थी, मतलब घर को सजाया नहीं गया था, इसको ले लेते 30। भर रहा न घर, घर में रौनक नहीं हुई थी। फिर आगे चलते हैं, निश्चित दिवस जाग, निश्चित दिवस जाग, इससे पहले हमें एक और याद रखना है, न गीत गाए गए, न गीत गाए गए और निश्चित दिवस जाग, इसका मतलब होता है रत जगा, घर में रत जगा भी नहीं किया गया, घर में रत जगा भी नहीं किया गया, तेरा विवाह साधारण रूप से संपन्न हुआ, घर में भर रहा न घर, घर में भर रहा न, रौनक नहीं हुई, घर में रौनक नहीं हुई थी, मतलब सजावट नहीं हुई थी, गीत नहीं गाए गए, गीत नहीं गाए गए, निश्चित दिवस जाग, घर में रत जगा भी नहीं किया गया, जैसे रात में जागते हैं ना, तो घर में रत जगा भी नहीं किया गया, हे प्रिय, हे प्रिय, इसको ले लेते 32, हे प्रिय, तेरे विवाह में, हे प्रिय, तेरे विवाह में एक, इसको ले लेते हैं 33, एक मौन, इसको ले लेते हैं 34, हे प्रिय, तेरे विवाह में एक मौन संगीत, इसको ले लेते हैं 35, संगीत भरा सर्वत्र समा गया, सर्वत्र समा गया, तो अर्थ क्या निकला लाइन का, हे प्रिय, तेरे विवाह में एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया, नव जीवन के स्वर पर उतरा, इसका अर्थ निकलेगा, इस प्रकार तेरा नवीन विवाह, इस प्रकार तेरा नवजीवन नवीन विवाह स्वर पर उतरा, संपन्न हुआ, इस प्रकार तेरा नवीन विवाह संपन्न हुआ, इस प्रकार तेरा नवीन विवाह संपन्न हुआ। अब हम एक बार जो हमने पढ़ा उस पूरे को मैं समझा रहा हूं, इसके बाद कक्षा की समाप्ति करेंगे। कवि कहता है कि हे पुत्री सरोज, मैंने अपनी कविता में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में
देख रहा हूं काव्य में रस की धारा जो छिपी रहकर भी झलकती रहती है, जिस गीत को मैंने, यहां लिखा रहा है जिस गीत को मैंने इस पे नंबर इसलिए डाले ताकि अच्छे से याद रह सके कि कहां पहले कौन सा शब्द आएगा। जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह गीत मानो आज भी मेरे मन में प्रेम राग का संगीत या प्रेम राग का संचार करता है। वह मानो आज भी मेरे मन में प्रेम राग का संचार करता है। वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में, वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति रूप, रति के रूप में प्राप्त कर रहा, प्रकट हो रहा है। काव्य में रसधारा जो, काव्य में रसधारा जो छिपी रहकर भी झलकती है, वही रसधारा जो मेरे प्राणों में प्रेम राग का संचार कर रही है। काव्य की उच्छ्वसित रसधारा जो मेरे प्राणों में, उच्छ्वसित होना छिपी हुई, तो काव्य की उच्छ्वसित रसधारा जो मेरे प्राणों में प्रेम राग का संचार कर रही है, संचार कर रही है, वही रूप रस आकाश में बदलकर पार्थिव रूप में साकार हो उठा है। हे पुत्री, तेरा विवाह संपन्न हो गया। फिर यहां जाएंगे, तेरे विवाह में कोई रिश्तेदार, आत्मीय स्वजन कहते रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार नहीं आया था, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था, क्योंकि हमने उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था। तेरा विवाह साधारण रूप से संपन्न हुआ, इसलिए घर में बर रहा न घर, बर रहा न घर, इसलिए घर में रौनक नहीं हुई, सजावट नहीं हुई, गीत भी नहीं गाए गए। निसी दिवस जाग घर में रथ जगा भी नहीं हुआ, घर में रथ जगा भी नहीं हुआ। अब यहां लिखा रहा है प्रिय, हे प्रिय, तेरे विवाह में एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया। इस प्रकार तेरा नवीन विवाह संपन्न हुआ, इस प्रकार तेरा नवीन विवाह संपन्न हुआ। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि सरोज के विवाह के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या संक्षिप्त लेख लिखिए। तो भाई साहब, इसमें पूरा विवाह यहां से यहां तक, ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने यहां से लेकर यहां तक जो पढ़ा यही उत्तर है। अगर प्रश्न आ जाए
सरोज के विवाह के बारे में आप क्या जानते हैं? सरोज का विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ? लिखिए। तो यही उत्तर है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आमूल नवल विवाह के बारे में बताया था नवीन, सेम आ गया ना ऑटोमेटिक। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर सरोज के विवाह से संबंधित प्रश्न आता है तो उसका उत्तर ये। और इधर से तो बहुत सारे बन रहे हैं, कोई कमी नहीं है। भाषा वही है, सरल। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार की भरमार है, कोई कमी नहीं है। साथ साथ हमने इनके अर्थों को तो देख ही लिया। प्रश्न में आप एक ही बात याद रखना कि सरोज के विवाह से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो ये उत्तर रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरोज के विवाह में कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि विवाह में किसी रिश्तेदार को बुलाया ही नहीं गया था। कैसे आता? कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। आप यहां दोबारा आके पढ़ रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन के साथ साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रश्नों की, कि प्रश्न कैसे आएगा। और मेन वही है, प्रश्न ही तो देखना है। अगर हमें यही पता नहीं है कि प्रश्न कैसे आएगा तो फिर हम करेंगे क्या? इनको पढ़ के क्या करेंगे? ये तो केवल एक व्याख्या आएगी, परंतु इन व्याख्या के बाद इस व्याख्या में से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों का जवाब वही अच्छे से दे पाता है जो इनको पढ़ता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।